जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी हमने पॉलिटी के चौथे लेक्चर में हमने संवैधानिक विशेषताओं के बारे में चर्चा किया था। संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में आपको अवगत कराया था। ठीक, अब हम इस जो पॉलिटी का ये हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे। अनुसूचियों की आवश्यकता क्या थी और क्यों अनुसूचियां संविधान से अलग बनाई गई, और साथ में संवैधानिक स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे कि जो हमारे संविधान में विदेशी स्रोतों का प्रयोग करके हमारे संविधान में उनको जोड़ा गया, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये कुछ सामान्य सी सूचनाएं हैं जो कि हमारे इस चैनल से संबंधित हैं, आप इस पर एक बार ध्यान जरूर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचियों का। तो अनुसूचियां, जो हमारे संविधान जब हमारा मूल रूप से तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। ठीक, तो 8 अनुसूचियां थी। तो 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो जो अनुसूचियों का हमारा ये मूल उद्देश्य था इनको संविधान से अलग रखने का। अब समझ लीजिए, अनुसूचियों से नाम ही पता चल रहा है कि सूची होंगी, मतलब कई सूची होंगी। तो अनुसूचियां इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी सूचियां हैं, और ये सूचियां अगर संविधान में जोड़ दी जाती तो संविधान इतना मोटा हो जाता। अभी तो पहले से तो कम है नहीं, ऑलरेडी इतना मोटा है संविधान। पूरे विश्व का सबसे विस्तृत डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इसको क्या किया, सेपरेट करके अलग से हमने एक अनुसूची का रूप दे दिया। ठीक, तो जैसे उदाहरण के तौर पर पहले वाली अनुसूची में पूरे राज्यों का वर्णन है, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का, तो उनकी सूची है, उनका एरिया लिखा हुआ है, कौन कितना बड़ा है, किसका कितना क्षेत्रफल है, कितनी सीटें हैं, वो सब लिखा है। तो अब वो सब संविधान में अगर लिखने लग जाएंगे तो संविधान रह ही नहीं जाएगा, इतना मोटा किताब बन जाएगा, उसको तो उठा भी नहीं पाएंगे। तो और जैसे 7वीं में शक्तियों का विभाजन, और 11वीं 12वीं में भी ये 29 विषय और 18 विषय लिखे हैं म्यूनिसिपैलिटी के और ये पंचायती राज के। तो इस तरीके की अनुसूचियां दी गई हैं। 5वें में 10 राज्य दिए गए हैं जिनमें ये जनजाति समूहों से संबंधित प्रशासन से है। तो बहुत सारी अनुसूचियां हैं। तो इन अनुसूचियों को लिखने के बजाय एक अलग ही रूप देके अनुसूचियां नाम के का वो बना दिया गया। ठीक, तो यही उद्देश्य था अनुसूचियों को जोड़ने का। ठीक, तो चलिए बात करते हैं पहली अनुसूची का। प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र। राज्य तथा संघ क्षेत्र, यही बताया ना कि पहली अनुसूची में राज्यों और उस यूनियन टेरिटरी का वर्णन है, उनका कितना क्षेत्रफल है, इन सब चीजों के बारे में कहाँ पे चर्चा है, हमारे प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची कहती है कि संचित निधि पर किसको किसको वेतन मिलेगा। बताती है कि संचित निधि से किसको किसको वेतन दिया जाएगा। एक राष्ट्रपति को दिया जाएगा, एक राज्यपाल को दिया जाएगा, दूसरा लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। ठीक, तो केंद्र वाली ये संसद के दोनों लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, और राज्यसभा विधानसभा और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति दोनों को। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक, तो इन लोगों को कहाँ से दी जाएगी सैलरी, यानी कि पैसा कहाँ से दिया जाएगा इनको? इनको दिया जाएगा भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, प्रश्नों की प्रकृति बदली है। अब आप उस डिनायल में नहीं रह सकते हैं कि जैसे कि प्रश्न पूछ रहा था पहले कि दूसरी अनुसूची में क्या है। ठीक, तो आराम से आपको याद रहता था। अब और आप दूसरे अनुसूची में बता देते थे कि संचित निधि पर भारित वेतन पर चर्चा है दूसरी अनुसूची में। लेकिन अब प्रश्नों की प्रकृति वो नहीं रह गई है। जब से ये इडिक्विटी पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आया है। अब कैसे प्रश्न आ रहे हैं, आपको एक उदाहरण के माध्यम से अगर मैं समझाऊं तो सूचना यही है। प्रश्न दूसरी अनुसूची से ही आएगा, लेकिन बदलाव क्या रहेंगे आप अब देखिए। अब देगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत की संचित निधि से सैलरी या वेतन नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न ये हो गया, मान लीजिए ऑप्शन 1 दे दिया प्रधानमंत्री, दूसरा दे दिया राष्ट्रपति, तीसरा दे दिया राज्यपाल, चौथा दे दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो अब आपको अगर पता है इन अनुसूचियों में किसको किसको वेतन दिया जाता है इसमें, तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा आप इस प्रश्न को खो बैठेंगे। प्रश्न दूसरी ही अनुसूची से है, लेकिन प्रश्न की जटिलता बढ़ गई। ठीक, तो इसमें किसको नहीं दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री को नहीं दिया जाता। इसमें कहीं वर्णन है प्रधानमंत्री का? नहीं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायाधीश, इनका है। और इसको अगर कठिन बनाना होगा, इक्विटी क्या करेगी, इसी में जोड़ देगी
मान लीजिए इसमें जो इसी को आप मान लीजिए यही है सेम प्रश्न ना। अब उसने क्या कहा कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि किसे दूसरी अनुसूची के अनुरूप वेतन दिया जाता है। तो फिर अब ये चार वो दे दिया और फिर उसके बाद ऑप्शन वन देगा। ऑप्शन वन एक और दो, दूसरा ऑप्शन में आपको देगा एक दो और तीन, ठीक। अब जो चौथा ऑप्शन देगा, वो तीसरा ऑप्शन देगा, उसमें देगा आपको ऑल। और फिर जो चौथा आपको ऑप्शन देगा उस चौथे ऑप्शन में देगा दो तीन और चार। तो अब आपको चुनना होगा कि इसमें से कौन सा सबसे उचित विकल्प है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित ऐसे इन लोगों की सूची दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसे संचित निधि पर वेतन दिया जाता है। तो ठीक, अब आपको अगर पता है ये वाला चीज कि दूसरी अनुसूची में इनको इनका वर्णन है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को मिलता है, राज्यपाल को मिलता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलता है, तो प्रधानमंत्री को नहीं मिलता है। तो जिसमें ऑप्शन वन होगा वो कट जाएगा। इसमें ऑप्शन वन है, कट गया। इसमें ऑप्शन वन है, कट गया। ऑल का मतलब है कि इसमें भी ऑप्शन वन है, ये कट गया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, दो तीन और चार। तो ऑप्शन नंबर चार। इस तरीके की देखिए, इसी प्रश्न को मैंने दो तरीके से, एक तो सामान्य तरीके से कौन नहीं है, फिर इसमें से कौन है जटिल बना दिया। तो अब प्रश्नों की प्रकृति बदली है, अब इसको समझने की आवश्यकता है आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने की क्या एबिलिटी को आप डेवलप करेंगे, ठीक। और इसीलिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि इस तरीके का आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करूं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली अनुसूची पर। ध्यान रखेंगे इस तरीके की हर जगह आप अप्लाई कर करके इस तरीके से हर प्रश्नों में ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे ही बनेंगे प्रश्न। अब वो समय गया, ठीक, कि पूछ लेता था कि बाबर कब पैदा हुआ, अकबर कब मुर्दा हुआ, ठीक। चलिए तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा। इसमें 8 प्रकार के शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, ठीक। 8 प्रकार के शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, जिसमें मंत्री संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संघ के जो संघ में हमारा वो अभ्यर्थी, यानी कि संघ की जो हमारी ये संसद है उसमें नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी, एवं राज्य में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल में होने वाले और संसद में होने वाले अभ्यर्थी, उनको उनको इस 8 शपथ में दिया जाता है, और साथ में न्यायाधीशों को, ठीक। इस तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन शपथ नहीं लेता है वो याद रखेंगे, तो कौन लेता है वो पता रहेगा आपको, ठीक। एक तो राष्ट्रपति नहीं लेता है, दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं लेता है, तीसरा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। इसमें भी जैसे अभी मैंने पीछे प्रश्न बनाया ना, ऐसे प्रश्न बना देंगे इसमें से। तो आप अब अपने से इसमें एक प्रश्न बनाइए, 2-3 प्रश्न बनाइए इसी से, ठीक। अब वो नहीं पूछेगा कि तीसरी अनुसूची में क्या है, ठीक। तो अब चीजें बदली हैं, तो आप भी बदलिए अपनी तैयारी की दिशा को और उनको अपनी तैयारी में आत्मसात करिए। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। मतलब जो जितने राज्य हैं और राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी उनका निर्धारण किया जाता है, ठीक। किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। सर्वाधिक जो सीटें हैं राज्यसभा की, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कोई प्रत्यक्ष चुनाव तो होता नहीं, तो उसके लिए सीटों का आवंटन होता है, और सबसे जो अधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ठीक। तो ये पांचवी जो अनुसूची है ये किसके, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और इसमें 10 राज्यों को सम्मिलित किया गया है, ठीक। इसमें वो राज्य हैं 10 जो कि छठे अनुसूची में नहीं है, ठीक। छठी अनुसूची क्या कहती है हमारी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपाबंध किया गया है। तो जो राज्य इसमें हैं उनको छोड़कर जो राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में पांचवें में चर्चा किया गया है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन है वो यहाँ पर उनका चर्चा किया गया है, ठीक। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि भूरिया आयोग की सिफारिश पर ये जो पेशा एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट जो है हमारा, ये इसको लागू किया गया था भूरिया कमीशन के आधार पर, इसकी सिफारिश पर, ठीक। पेशा एक्ट 1996 में, ठीक।
तो एक बार आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 7वीं अनुसूची की बात करें। 7वीं अनुसूची में जो है हमारे केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जो कि अनुच्छेद 246 में है। विधायी शक्तियां किसे कहते हैं? विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने की, लेजिस्लेट करने की शक्तियां। तो ये बताया गया है कि कौन, इसी की वजह से भारत को एक संघवाद की दृष्टि से देखा जाता है कि भारत एक संघ है। कल भी मैंने बताया था कि भारत को संघ इसी आधार पर कहा जाता है क्योंकि शक्तियों का विभाजन है। राज्य सरकारें केंद्र सरकारें पर निर्भर नहीं है। संविधान उनको शक्ति देता है कि भैया राज्य सूची के जो सब्जेक्ट हैं उन पर तुम ही केवल नियम बनाओगे, और संघ सूची के जो विषय हैं वो उस पर केवल संघ बनाएगा, ठीक। और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों लोग बना सकते हैं, ठीक। तो संघ सूची की अगर बात करें तो उसमें जो मूल विषय थे, मतलब उस समय जितने थे वो 97 थे, ठीक। इस समय वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं, ठीक। इसमें 100 विषय हैं वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा इसमें पूरे 100 विषय हैं। और ये जो है हमारे राज्य सूची में जो मूल विषय थे वो 66 थे और इस समय 61 हैं। और जो इसमें है केंद्र और राज्य दोनों में है, इसमें पहले 47 थे, अब 52 है, ठीक। तो एक बार आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम कुछ चीजों को निकाल के राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए थे। और वो थे कौन कौन से? एक तो था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो दूसरा था हमारा, एक था वेट एंड मेजर्स, ठीक। और जो अगला था हमारा वो था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और अगला था फॉरेस्ट, और एक एजुकेशन। इन चीजों को निकाल के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, पूछेगा परीक्षा में, ये महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, ठीक। तो ये 3 अनुसूचियों का में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। राज्य पर केवल राज्य बनाएगा, संघ पे केंद्र सरकार, समवर्ती पर दोनों। और एक अनुसूची को और याद रखिए, जो कि जिसे हम रेड्यूसरी लिस्ट बोलते हैं या उसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो जो हमारी ये अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो भी केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार के पास होती हैं। वो अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जिस पर जो नए विषय निकल कर आते हैं। जरूरी तो नहीं है इतने ही विषय रहेंगे हमेशा, बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, प्रशासन का तरीका बदलेगा। जैसे साइबर क्राइम बढ़ा, अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ा भारत, तो क्या ये चीजें पहले से पता थी? नहीं पता थी, अब पता चली। तो उनको किस में रख दिया गया? अवशिष्ट शक्तियों में। तो अवशिष्ट शक्तियों में जो शक्तियां दी जाती हैं वो संघ सरकार उस पर नियम बना सकती है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम। 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। मूलतः जो है इसमें 14 भाषाएं थी, यानी कि जब शुरू में लागू हुआ तो उस समय केवल 14 भाषाएं थी, अब इसमें पूरी 22 भाषाएं हो गई हैं। इन्हें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो 14वीं भाषा थी, 15वीं भाषा थी, उसको हमने 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से, जिसे हम ये 15वीं भाषा थी, सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी 3 भाषाओं को हमने जोड़ा, यानी कि कुल कितनी भाषाएं हो गई अब? 15, 3, 18, पूरी अब 18 भाषाएं हो गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, जो कि 4 भाषाएं थी। तो 18, 4, कुल अब 22 भाषाएं हो चुकी थी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, 21वें में सिंधी, 71वें में क्या है? नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, इसे नमक से याद रख लो, नमक। और ये है बोडो, डोगरी, BDSM से याद रख लो। तो BDSM से याद रख लो इसको, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। और नमक से याद रख लो NMK से इसको याद रख लो, नमक। और ये 21वें में याद रखो कि सिंधी। 71वां 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92 सिंधी, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो ये जो है हमारी, ये है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। और ये है जो हमारी बांग्ला, और ये है हमारी उड़िया, ये है असमिया,
ये है गुजराती, ये है मराठी, ये है कन्नड़, ये है तेलुगु, ये है तमिल और ये है मलयालम। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, उर्दू, संस्कृत और है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, नमक किससे जोड़ी गई थी हमारी 71वें संविधान संशोधन से, ये किससे 92वां संविधान संशोधन से। सिंधी किससे जोड़ी गई थी, सिंधी हमारी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो जल्दी से याद कर सकते हैं आप इनको, आंख मूंद करके। अगर यहाँ पे आप, अगर तुम लोगों को कोई भी चीज़ याद करनी है ना, तो सबसे पहले इमेजिन करना सीखो। सबसे पहले बहुत जरूरी है। जैसे मैं कह दूं तुमको कि तुम्हारे सर पे रसमलाई रखी है, तो तुम्हारे मन में एक चित्र बनना चाहिए कि तुम्हारे सर पे रसमलाई रखी है। ठीक, तो उस तरीके से जब चित्र बनाओगे अपने दिमाग में ना, तभी याद होंगी चीजें। तो आंख बंद करके बोलोगे, आंख जब यहाँ एक बार पहले खूब देख लो इसको। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, फिर नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो याद हो गया होगा ये आपको। चलो अब आंख मूंद के एक बार बोलो हमारे साथ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषाएं हो गई। चलिए आगे देखते हैं। ये 22 भाषाएं हमारी खत्म। अब हम 9वीं अनुसूची पे आते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है हमारा, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। शुरू में बताया कि केवल 8 अनुसूची तक शुरू में थी, और उसके बाद जो अगली अनुसूचियां आई, अभी 12 हैं वर्तमान में, तो वो 4 अनुसूचियों को हमने संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ा। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधी प्रावधान थे। इसमें जो वो नियम रखे गए जो कि भूमि सुधार से संबंधित थे, और इन पर प्रतिबंध लगाया गया कि इस पर जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं है, जिसे कि बाद में खारिज कर दिया गया न्यायपालिका के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, केशवानंद भारती मामले में इसको खारिज किया गया था कि ये भी जुडिशियल रिव्यू में लिया जा सकता है। ठीक, 1773 में। ठीक, तो उसके बाद याद ध्यान रखिए कि इसमें क्या है, भूमि सुधार से संबंधित कानून है, पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था 52वें संविधान संशोधन में। 1985 में अधिनियम ये लाया गया था, जिसके माध्यम से, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जब हम ये सांसद खरीद बेच चलते हैं या विधायक खरीद बेच चलते हैं, हमारी पार्टी के विधायक को कोई और खरीद रहा है, तुम्हारी पार्टी के विधायक को, और सरकार गिर रही है, तो उसके लिए ये दल बदल कानून लाया गया था, जिससे कि क्या किया जा सके, स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके, राजनीतिक स्थिरता को बहाल किया जा सके। 11वीं अनुसूची को पंचायती राज संस्थाओं के विषय में मान्यता दी गई, और उस वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 29 विषयों पर क्या किया गया, इनको नियम बनाने और उसके प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए वर्णन किया गया इसमें। ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था किससे, 1992 में 73वें संविधान संशोधन में, और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। अब बात करते हैं ये 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है जो हमारी शहरी स्थानीय निकाय, यानी कि जो हमारे म्युनिसिपल होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, उनके बारे में 74वें संविधान संशोधन। इसमें 18 विषय को दिया गया। ये पीके थुंगन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। तो ये किसके पर, बलवंत राय मेहता और ये पीके थुंगन कमेटी के आधार पर थी। तो ये हमारी पूरी 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक, तो 12 अनुसूचियां हो गई। अब हम आगे चलते हैं, सॉरी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करें अगर दूसरे भाग में, जिसमें हमने बताया कि आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जो भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत को आवश्यकता क्या पड़ी विदेशी स्रोतों को लेने के लिए। तो देखिए, उस समय जब भारत में संविधान सभा बनी और संविधान की मांग बहुत तीव्र हो गई थी, तो उस समय बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो विदेश के संविधानों को अध्ययन कर चुके थे। जैसे भीमराव अंबेडकर हो गया, एम.एन. राव हो गया, और ये क्या कहते हैं हम बी.एन. राव जी हो गए। तो ये सब लोगों ने क्या किया कि पूरे विश्व के संविधानों को अध्ययन किया, और जैसा कि मैंने बताया कि 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करके भारतीय संविधान निर्मित किया।
तो ये आवश्यक था कि उस समय के जो सबसे उच्चतम विचार हों, जो लोगों के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए और देश को एक उत्कृष्ट स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक हैं, उन चीज़ों को हम अपने संविधान में समावेश करें। तो उस भारतीय संविधान का इसीलिए हमने विदेशों के स्रोतों से अध्ययन करके अपने संविधान में अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनको हमने स्वीकृत किया। ठीक, तो अगर हम बात करें पहले जो हमने कनाडा से क्या प्राप्त किया या कनाडा से कौन सी चीजें हमने ली, तो वो संघीय प्रणाली, अर्धसंघी, जिसे अर्धसंघात्मक, जिसे किसने कहा था अर्धसंघात्मक? केसीवेयर ने। भारतीय संविधान को केसीवेयर ने अर्धसंघात्मक कहा था, भारतीय संघीय प्रणाली को। तो संघीय प्रणाली अर्धसंघात्मक का मतलब मैंने कल बता दिया था, जिसमें कि कुछ शक्तियां जो हैं पूरी तरीके से संघात्मक व्यवस्था नहीं है कि राज्य एकदम सेपरेट है और क्या है कि केंद्र एकदम सेपरेट है। जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है भारत में, एकीकृत न्यायपालिका, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एकदम अलग नहीं है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक, चेक एंड बैलेंस के माध्यम से। और जहां लगता है कि केंद्र को ज्यादा शक्ति दी जानी चाहिए, वहां पे केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई। जहां राज्य को लगता है कि यहाँ पे राज्य की को शक्ति होनी चाहिए, वहां पे राज्य को शक्ति। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी के सिद्धांत को पालन करके इसको बनाया गया है। ठीक, भारतीय संविधान, भारतीय संघ को। ठीक, और जो है हमने कनाडा से क्या लिया? अवशिष्ट शक्तियों। तो जो हमने अभी अवशिष्ट शक्तियां बताया 7वीं अनुसूची के बारे में, तो अवशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली? कनाडा से ली। राज्यपाल की नियुक्ति की जो है वो कहां से ली? हमने कनाडा से। तो 3 चीजें ली कनाडा से, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल। संघीय कनाडा, संघीय व्यवस्था, और ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यपाल कनाडा से ली। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से जो हमने लिया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेके 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 में, पार्ट 4 में वर्णन है। ठीक, तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति मैंने यहां से ली है, आयरलैंड से। आयरलैंड से और क्या लिया? राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है उनका। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने इसी से लिया है। ठीक, अब बात करें भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935 में आया था। इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक, तो मैंने ये बताया लगभग 70% भारत के संविधान का इसी अधिनियम से लिया गया है। ठीक, और जो संविधान का, इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारतीय संविधान का ये ब्लूप्रिंट माना जाता है। मेंस में, सिविल सर्विस के मेंस में ऐसा प्रश्न आता है कि चर्चा करें कि भारत शासन अधिनियम 1935 वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट है। ठीक, तो इस तरीके से क्रिटिकल प्रश्न मेंस में आएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका से हमसे संशोधन प्रक्रिया, जो कि संविधान के 368 में, आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है संशोधन का। तो हमने संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। रूस से क्या लिया है? मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, कौन कौन से? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है, हमने कहां से लिया है? रसिया, यूएसएसआर से लिया है। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? जर्मनी से मूल कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य रखिएगा 51A। 51A हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। और क्या है? आपातकालीन उपाबंध। और ये क्या है? आपातकालीन 352, 356, 360 कहाँ से लिया है? जर्मनी से। जर्मनी में देखो हमेशा वो चलता रहता था आपातकाल, तो इसलिए वहां से हमने आपातकाल के प्रावधानों को लिया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। ठीक, तो जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं और आपातकाल में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होगी उसके बारे में हमने लिया है। और जो बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा, प्रस्तावना को हमने कहां से लिया? यूएसए से। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा को लिया है। समवर्ती सूची ली है। कनाडा से क्या ली थी? अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि अवशिष्ट रेसिड्यूरी पावर लिया था, और यहां से हमने समवर्ती सूची ली है। केंद्र राज्यों के मध्य संबंध कैसा होगा, वो कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? भाई ब्रिटेन तो पूरा राज ही करके गया था, तो वहां की जो संसदीय प्रणाली है, जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है भारत में, वो वहीं का लिया गया है, क्योंकि भारत में वही चल रहा था। और उसके बाद एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट वहां से लिया हमने। और क्या लिया? विधि का शासन लिया। प्रधानमंत्री का पद यहीं से लिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया की, नियम बनाने का जो प्रक्रिया है, वो हमने यहाँ से लिया। द्विसदनीय व्यवस्था को हमने वहां से लिया, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यों के स्तर पर राज्य विधानमंडल में ये राज्यसभा और ये राज्य विधान परिषद, तो ये हमने यहाँ से लिया। फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम यहाँ से लिया, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम यहाँ से लिया।
फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम यहाँ से लिया, ठीक। और चलिए बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, तो हमने लिखित संविधान की अवधारणा यहाँ से ली। मौलिक अधिकार यहाँ से लिए, बिल ऑफ राइट से अमेरिका के प्रभावित था, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय जिस तरीके से हमारा कार्य करता है हमने वहां से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है, जो कि हमारे अनुच्छेद 13 में डायरेक्ट रूप से नहीं लिखा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा है, इम्प्लिसिट है, यानी कि एक्सप्लिसिटली वो जुडिशियल रिव्यू नहीं देता है, लेकिन हाँ भारत वो बताता है कि अगर कोई कानूनों जो कि मौलिक अधिकारों के प्रति वो वहीं से सर्वाइबिलिटी और ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का भी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, तो वो बताता है कि जुडिशियल रिव्यू का शक्ति देता है न्यायपालिकाओं को वहां से अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। प्रत्यक्ष रूप से कहीं संविधान में न्याय जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा है, याद रखिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। और प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया, यहाँ से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से लिया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली थी, राष्ट्रपति के यहाँ से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली थी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया था, अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। जापान से लिया है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जापान से लिया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जापान से लिया है। एक बार फिर से ध्यान से जल्दी देखेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ की, कनाडा की। कनाडा में हमने क्या लिया, सबसे पहले जो हमने कनाडा से प्राप्त किया वो लिया एक संघीय प्रणाली यानी कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था लिया, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हमने यहाँ से लिया। दक्षिण अफ्रीका में हमने संशोधन की शक्ति ली। रूस से हमने मूल कर्तव्य से लिया। मूल अधिकार हमने यूएसए से लिया। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से। प्रस्तावना का जो आदर्श है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो आदर्श है हमने यहाँ से लिया है, रसिया से। जर्मनी से आपातकाल प्रावधान लिए हैं। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी वो भी हमने जर्मनी से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा लिया है, समवर्ती सूची लिया है, और क्या लिया है, केंद्र एवं राज्य संबंध कैसा होगा उसके बारे में। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, एकल नागरिकता, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं द्विसदनीय व्यवस्था को यहाँ से प्राप्त किया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन यहाँ से लिया गया। भारत शासन अधिनियम में 1935 का वो जो 70% भाग हमने इसको बताया, और ये भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसको मानते हैं। जापान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया। अमेरिका में लिखित संविधान, क्षमा करें, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को यहाँ से लिया। प्रस्तावना यहाँ से लिया यूएसए से। और राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने यहीं से लिया, और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया, ठीक। तो ये थी महत्वपूर्ण स्रोत, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस पर हम कुछ संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका ये इन चीज़ों को जब आप एक बार पढ़ लिए और जैसे ही आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में ये चीज़ें रिटेन कर जाती हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में हमने बताया था, कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों से आवंटन से संबंधित है, तो वो राज्यसभा में हमारी चौथी अनुसूची जो है सीटों के आवंटन से संबंधित है। पहली अनुसूची में हमने क्या चर्चा किया था, पहली अनुसूची में हमने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया था। पांचवी अनुसूची में, छठी अनुसूची को छोड़ के जो राज्य हैं, 10 राज्य हैं, उनके अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में वर्णन है, उनके प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पे बताया था कि भूरिया कमीशन जो है, भूरिया आयोग की सिफारिश पर यहाँ पे पंचायती राज शेड्यूल्ड एरिया एक्सटेंशन एक्ट के को लागू किया गया था, ठीक। तो अब आगे बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय विच शेड्यूल। तो दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में लाया गया, तो जो दल बदल था हमारा वो किस में लाया गया, हमारा 10वीं अनुसूची में, 10th शेड्यूल में, ठीक। और 9वीं अनुसूची में क्या है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची हमारी किससे रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची हमारी रिलेटेड है ये जो हमारी ये पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं हमारी अनुसूची है म्यूनिसिपैलिटी से, ठीक, नगर पालिकाओं से। तो इसमें कितने विषय दिए गए, इसमें 29 विषय दिए गए, इसमें 18 विषय दिए गए। आगे चर्चा करते हैं। इसको किसके द्वारा लाया गया था, 11वीं अनुसूची बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको, और संविधान के में भाग 9, और ये संविधान में भाग 9 क
का वर्णन किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़े। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करेंटली रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल, तो पूरी 22 भाषाएं, शुरुआती में 14 थी। नमक जोड़ी गई थी किससे? हमारे 71वें संविधान संशोधन से नमक जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन से हमने क्या जोड़ा था? 92वां संविधान संशोधन से हमने जोड़ा था बीडीएसएम, नमक यानी नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। और 21वें संविधान संशोधन से हमने क्या जोड़ा था? सिंधी भाषा को जोड़ा था। और पूरी 22 भाषाएं, शुरुआत में 14 भाषाएं थी। ठीक, द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? ठीक, तो जो भारतीय के संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें क्या शामिल है? वो उसमें यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में शक्तियों का विभाजन दिया गया है। ठीक, और जो भाषाएं हैं वो किस में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में, पंचायत 11वें में, सैलरीज और वेतन किस में है? सैलरीज और वेतन के बारे में चर्चा किया गया है हमारे ये दूसरे अनुच्छेद में। ठीक, दूसरी अनुसूची में आगे चर्चा करते हैं। विच स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है, मणिपुर नहीं शामिल है। ठीक, तो याद रखिएगा। 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय द विच अमेंडमेंट एक्ट, तो किस संविधान संशोधन द्वारा 11 किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। इसने संविधान में भाग 9 को भी जोड़ा था। ठीक, और इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक, पंचायती राज व्यवस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई थी 73वें संविधान संशोधन से। चलिए, पहले से तो हमने बता ही दिया था आपको पहले से कि क्या कहते हैं, वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन से भाग 9 क जोड़ा गया था, जिसमें कि हमने नगर पालिकाओं को मान्यता प्रदान किया था। और 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए थे। ठीक, तो एक प्रावधान नहीं है, इस पर एक अलग से कक्षाएं ले लेंगे। ठीक, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन आर मेंशन्ड इन, शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख किस में किया गया है? तो जो शपथ किस में दिया जा रहा है? तीसरी अनुसूची में दिया जा रहा है। तीसरी अनुसूची में 8 प्रकार की शपथों का वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा और यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में है। दूसरी अनुसूची में क्या है? सैलरी के बारे में उनके चर्चा किया गया है। ठीक, तो जो हमारा सही उत्तर क्या है? तीसरी अनुसूची। 3rd अनुसूची में क्या है हमारा? ओथ एंड अफर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी यानी कि क्या? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में हमने क्या किया है? म्यूनिसिपैलिटी मैंने बताया है कि एक से 74वें संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 10वीं में दल बदल। और ये 8वीं में क्या है? 22 भाषाएं। दल बदल वाला अब 52वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर करेंटली इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में अभी संघ सूची में पूरे 100 विषय हैं। पुलिस इज ए सब्जेक्ट अंडर विच लिस्ट, पुलिस किसकी उसमें आती है? राज्य में। जेल, और जो जेल संबंधित हो गया और पुलिस हो गया, उसका इसमें आता है। कृषि इसमें आता है। स्वास्थ्य इसमें आता है। यूनियन लिस्ट में आता है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, करारा आता है, डाक तार आता है, बैंकिंग आता है, मुद्रा आता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है अगला प्रश्न? नंबर ऑफ द फंक्शनल आइटम्स इन दी 12th, तो कितने भी फंक्शनल आइटम यानी कार्यात्मक विषय इसमें दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में हमारे पूरे 18 कार्यात्मक वो दिए गए हैं। इसमें म्यूनिसिपैलिटी को। तो चलिए, सिंधी वाज एडेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन दी 8th शेड्यूल, तो वो कौन सा हमारा वो था? वो हमारा था 21वें अमेंडमेंट में हमने इसको जोड़ा था। 71वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। विच शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों के विच शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया से कौन सा है हमारा? फिफ्थ शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। और ये एएमटीएम से रिलेटेड है। और 7th शेड्यूल हमारा किससे? शक्ति विभाजन। 8वीं से हमारा 22 भाषाओं से है। और ये विच शेड्यूल वॉज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो 4th शेड्यूल was there, 7th शेड्यूल was there, 8th शेड्यूल was there, 9th was there not the, it was added through the first constitutional amendment, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जजेस आर इन, किस राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन को किस अनुसूची में दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट वर, यानी कि प्रारंभ में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? प्रारंभ में 47 थे, वर्तमान में 52 है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे चलते हैं। और इसमें यूनियन में प्रारंभ में 97 थे और वर्तमान में 100 हैं। आगे बढ़े। नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज आर इन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किससे में संबंधित हैं?
पहले अनुसूची से। दूसरे में क्या है हमारा, सैलरी है, और तीसरे में शपथ है, और चौथे में क्या है हमारा, चौथे में हमारा है राज्यों की सभा की सीट का आवंटन। और 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDSM, BDSM को याद रखेंगे। बोडो। विच शेड्यूल प्रोटेक्ट्स लैंड रिफॉर्म्स लॉ, तो भूमि सुधार कानून को कौन सी अनुसूची संरक्षण देती है, तो 9वीं अनुसूची। ठीक। विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो सब कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। तो सबसे पहले बात करें दूसरी अनुसूची में शपथ नहीं, चौथी अनुसूची में राज्यसभा, 8वीं अनुसूची में भाषा, एंटी डिफेक्शन। तो दूसरी अनुसूची में हमारा क्या है, दूसरी अनुसूची में हमारा क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन 11th शेड्यूल, 11वीं से अनुसूची में क्या है, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और 74th अमेंडमेंट एक्ट एडेड विच शेड्यूल, तो 74वें संविधान संशोधन ने 12 को जोड़ा था। ठीक। और कौन सा भाग, 9 का जोड़ा था। ठीक, संविधान में। ठीक। तो ये था पूरा शेड्यूल और भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत थे उनके विषय में चर्चा। अब आगे जो है हम राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया जो हुई थी और उनके विषय में चर्चा करेंगे कि कितने राज्य, कब उनका स्थापना होता है, किस तरीके से नए नए राज्यों की मांग उठती है, उसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।